अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज अकाउंटिंग जर्नी की चैप्टर नंबर 1 की सेकंड क्लास है, यानी कि पार्ट 2 है। ये इस जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स को। ये टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज होने वाली है पूरे अकाउंटिंग जर्नी में। अगर हम इन टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम अकाउंटिंग को प्रैक्टिकली मोड पे आकर अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स की। सबसे पहले जो हमारी टर्म है अकाउंटिंग में वो है एसेट्स। एसेट्स कहते हैं असासा, एनीथिंग द बिजनेस ऑन्स एंड हैज वैल्यू। हर वो चीज जो कि बिजनेस की मिल्कियत होगी, ठीक है, ये बिजनेस ऑन करता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो कहलाती है असासा या एसेट्स। एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस करने के लिए कोई प्लेस चाहिए हमें, कोई बिल्डिंग, कोई शोरूम वगैरह, वो भी हमारा एसेट है। मशीन चाहिए, मशीनें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है हमारी क्या कहलाती हैं, एसेट्स में आती हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी है जिम्मेदारी या कर्जा। मनी द बिजनेस ओस टू अदर, वो पैसा जो कि बिजनेस के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए हम ओस करते हैं, यानी कि कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, जिसके लिए हम लायबल होते हैं कि इन फ्यूचर हम उसे पे करेंगे। वो कर्जा क्या कहलाता है, लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी कैपिटल यानी सरमाया। मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, वो पैसा या वो चीजें जो कि कोई भी बिजनेस ओनर इन्वेस्ट करता है जब बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, उस टाइम पर वो क्या कहलाता है, वो पैसा या वो चीजें। चीजों में क्या चीज शामिल होगी, ये तो बिल्डिंग वगैरह होगी या फिर वो जगह होगी जहां पे वो बिजनेस करेगा, ये व्हीकल्स होंगी, ठीक है, एसेट्स होगा, मशीनरी होगी, इस तरह की इक्विपमेंट होगा, ठीक है, फर्नीचर फिक्सर वगैरह, ये तमाम चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, एसेट्स, सॉरी कैपिटल कहलाती हैं। ठीक है, तो कारोबार स्टार्ट करते हुए जो भी चीजें इन्वेस्ट करेगा एक बिजनेसमैन, वो हमारा कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट हम की बात करते हैं इनकम, रेवेन्यू। इनकम, रेवेन्यू का नेक्स्ट दूसरा नाम क्या है, इनकम, यानी कि आमदनी। मनी अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, वो पैसा जो कि बिजनेस एक्टिविटी के बाद अर्न किया जाए, वो पैसा या वो आमदनी जो कि हम एक बिजनेस डीलिंग करने के बाद कमाए, वो क्या कहलाएगा हमारा, इनकम या रेवेन्यू। ठीक है, जैसे फर्ज करें कि मेरा शोरूम है फर्नीचर का, अब मैंने फर्नीचर क्या क्या है, रिसेल किया है, तो जो उसके अगेंस्ट मुझे कैश मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारी आमदनी या रेवेन्यू होगा या इनकम होगी। एक्सपेंस यानी कि खर्च, कॉस्ट स्पेंड टू रन बिजनेस या डेली रनिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट या वो पैसे जो कि डेली बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि हमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग करानी पड़ती है, ठीक है, इसके अलावा कोई लोडिंग का काम है हमारा तो उसके लेबर चाहिए, उसकी डेली बेसिस पे बहुत सारे हमारे लेबर्स होते हैं, और इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स वगैरह, डेली बेसिस पे जो एक्सपेंस हो रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सपेंस। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। अब मैं एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी बताऊंगी आपको। एक्सपेंडिचर मीन खर्च या अदायगियां, स्पेंडिंग मनी फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग। ठीक है, वो तमाम एक्सपेंडिचर की मीनिंग भी होता है खर्च या अदायगियां, वो तमाम अखराजात जो कि लॉन्ग टर्म होंगे, जिनसे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी भी बिजनेस, चाहे वो स्मॉल हो या फिर ह्यूज बिजनेस हो, लार्ज पैमाने का हो, उसको हमें इंश्योर्स करवाना लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि कारोबार में एट अ टाइम, एनी टाइम रिस्क होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि सालों साल चलता है, ओवर द टाइम। तो हम इस तरह के एक्सपेंस को क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंस जो कि डेली बेसिस पे होता है, किसी बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, वो कहलाता है हमारा एक्सपेंस। और वो टर्म जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस होते हैं, जो सिर्फ एक साल तक मोहित नहीं होते बल्कि एक साल से ज्यादा। नेक्स्ट हमारी है डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंस। डेबिट कहते हैं एसेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे,
डेबिट साइड पे। अकाउंटिंग में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कॉन्सेप्ट है। आगे चल के ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं क्लियर करूंगी। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि अगर हम कारोबार में कुछ भी इंक्रीज हो रहा होता है, जैसे कि एसेट या एक्सपेंस, वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? डेबिट में। एसेट, एक्सपेंस या ड्राइंग, इन तीनों अकाउंट में से अगर कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? डेबिट में। सेकंड है क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट्स। अगर लायबिलिटी या कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होंगी वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी? क्रेडिट में। ये दूसरा इसका जो पहलू है वो है गिविंग। कारोबार से कुछ भी डिक्रीज हो रहा होगा, ये जा रहा होगा, उसे हम वहां क्या उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसको मैं आगे चल के मजीद एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन। एनी बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मनी, हर वो बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, ये बिजनेस डीलिंग जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, कारोबार या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं, तो उनको जो कि मनी में डील करते हैं हम, रिकॉर्ड करना, या वो क्या कहलाती है? ट्रांजेक्शन्स कहलाती है, लेन देन, कारोबार का लेन देन। नेक्स्ट हमारे टर्म है लेजर, खाता, बुक वियर ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, वो बुक या वो जर्नल जिसके अंदर तमाम अकाउंट्स रखे जाते हैं, लेजर कहलाता है। ठीक है, वो बुक जिसके अंदर तमाम अकाउंट्स पोस्ट किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा लेजर। जैसे कि क्लासीफाई के प्रोसेस में हमने तमाम एंट्रीज पहले जर्नल में हमने पास कर ली थी, उसके बाद उसे हम क्लासीफाई किया था हमने लेजर में। ठीक है, यानी कि कैश का अकाउंट अलग पोस्ट किया था, परचेज का अलग किया था, तो ये वो ही लेजर है। ठीक है, बात करते हैं जर्नल। जर्नल बुक और फर्स्ट प्लेस रिकॉर्ड वियर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्टली, वो जगह या वो बुक जिसके अंदर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, क्या कहलाता है? हमारा जर्नल। सेकंड टर्म है हमारी ट्रायल बैलेंस, a statement to check if debit और क्रेडिट आर इक्वल। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे बैलेंसेस आए हैं लेजर की हेल्प से, लेजर बनाने के बाद जो भी बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसे हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। क्यों? ये चेक करने के लिए कि आया वो एक्यूरेट है भी या नहीं, बैलेंस है भी या नहीं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस में एक स्टेटमेंट के जरिए हम यही चेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे ड्राइंग। ड्राइंग कहते हैं अखराजात असमालिक, वो अखराजात या वो खर्चे, ठीक है, जो कि मालिक खुद करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए। डेफिनेशन देखते हैं, मनी और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। कुछ बिजनेसेस ऐसे नौयत के होते हैं जो कि बिजनेसमैन खुद भी यूज कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक बिजनेसमैन है, उसका परफ्यूम का बिजनेस है, तो ऑफकोर्स वो उस परफ्यूम को खुद भी यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो वो जाती इस्तेमाल के लिए परफ्यूम वगैरह ले रहा होगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें कि कोई भी बिजनेस ऑनर अगर अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कैश निकालता है या प्रोडक्ट निकालता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? पर्सनल यूज के लिए कोई भी एक्सपेंस करेगा बिजनेस ऑनर तो वो ड्राइंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग के अकाउंट में पोस्ट करेंगे उसे हम। नेक्स्ट है हमारा गुड्स, सामान या माल। आइटम्स अ बिजनेस बाइज टू सेल, आइटम या वो सामान जो कि एक बिजनेस मैन या बिजनेस बाय करता है टू सेल, यानी कि वो तमाम अशिया जो कि एक बिजनेस में खरीदी जाती हैं ताकि उनको सेल कर सके, ठीक है, रीसेल हो सके, वो कहलाता है हमारा गुड्स या सामान। नेक्स्ट टर्म है हमारी स्टॉक इन्वेंट्री, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो अशिया या वो सामान जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है, मैसर होता है या हमें दस्तयाब होता है कि हम उसे सेल कर सकें। जो स्टॉक हमारे पास पड़ा होता है सेल करने के लिए वो क्या कहलाता है? हमारा वो कहलाता है स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, कैश। कैश का मतलब है नकद, फिजिकल मनी अवेलेबल।
जितना भी कैश हमारे पास मौजूद होगा बिजनेस में, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा कैश। कैश डिस्काउंट, नकद रियायत, डिस्काउंट गिवन फॉर क्विक और अर्ली पेमेंट। एक कस्टमर है, उसने हमसे प्रोडक्ट बाय करी है, ठीक है, या हमारा जो कोई भी हमारा सामान है, गुड्स है, वो बाय करी है हमसे, ठीक है, और उसने एट अ टाइम, उसी टाइम उसने हमें पेमेंट कर दी है ऑन कैश। जब भी कैश पेमेंट होती है तो हम कस्टमर को क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। नकद रियायत या उसी टाइम पे क्विक पेमेंट पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जिसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब बात करते हैं सेल्स। सेल्स प्रोडक्ट गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस। जो भी प्रोडक्ट, सही है, या गुड्स सेल की जाती है बिजनेस में, वो क्या कहलाती है हमारी, सेल्स। वो प्रोसेस हमारा सेल्स कहलाता है। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। फरोख्त शुदा माल की वापसी, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट या गुड्स परचेज करी, ठीक है, अब उसे पसंद नहीं आई, या इंफीरियर क्वालिटी थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, या वो रास्ते में ब्रेक हो गई हैं, या किसी भी रीजन से वो हमें वो प्रोडक्ट या गुड्स वापस करता है, ठीक है, तो वो उसे हम कहाँ पोस्ट करेंगे, उसके अमाउंट को या उस प्रोडक्ट को हम पोस्ट करेंगे सेल्स रिटर्न में। यानी कि बेचा हुआ सामान जब वापस आएगा तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे सेल्स रिटर्न में। नेक्स्ट टर्म जो हमारी है अकाउंट रिसीवेबल, वसूलियां, मनी दैट कस्टमर्स पे लेटर। बिजनेस में जो 90% डीलिंग होती है वो ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट होती है, यानी कि उधार पे होती है। सामान जो हम सेल कर रहे होते हैं वो किस पे होती है, उधार पे होती है, तो उस टाइम आपको पेमेंट नहीं मिलती, कुछ टाइम बाद बिल बनता है, उसकी बेस पे पेमेंट होती है। तो जो बाद में पेमेंट्स होती हैं, बाद में हमें जो रिसीविंग होता है अमाउंट, वो क्या कहलाता है हमारा, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, बाद में वसूल होने वाला पैसा हमारा, वो हमारा कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल। बात परचेज, खरीदारी, गुड्स बाउट फॉर रीसेल। अगर बिजनेस ऑनर या बिजनेस में कुछ भी गुड्स या सामान खरीदा जाए, क्यों खरीदा जाए, कि उसको हम रिसेल करेंगे, उसे दोबारा बेचेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो होगी, कुछ ना कुछ गुड्स तो होगी जिसको हम रिसेल कर रहे होंगे, तो वो खरीदा हुआ सामान हमारा क्या कहलाएगा, कहलाएगा परचेज। परचेज रिटर्न, खरीदी हुई चीज की वापसी। अब हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदी थी, जैसे हमारा परफ्यूम का बिजनेस है, हमने परफ्यूम्स खरीदे हैं, ठीक है, अब परफ्यूम्स हमें पसंद नहीं आ रहे, उसकी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आ रही, या उसकी क्वालिटी हमें पसंद नहीं आ रही, लो क्वालिटी है वो, तो हम उस परचेज को रिटर्न कर देंगे, यानी कि उसे वापस कर देंगे उस प्रोडक्ट को जिस हमने सप्लायर से खरीदा होगा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न टू सप्लायर, यानी गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। परचेज रिटर्न क्या कहलाता है, वो सामान जो कि हमने खरीदा था, हमें पसंद नहीं आया, किसी भी रीजन से हमने उसको वापस कर दिया किसी सप्लायर को, तो ये प्रोसेस हमारा, या ये कहाँ पोस्ट किया जाएगा, ये पोस्ट किया जाएगा परचेज रिटर्न में। नेक्स्ट हमारा है अकाउंट पेबल, अदायगियां। जिस तरह से हमने आपको बताया था, मैंने आपको, कि जब भी हम कभी कस्टमर को सेल करते हैं तो हमारी जो रिसीविंग है वो बाद में होती है, इसी तरह से जब हम सामान खरीदते हैं तो फिर हम उसकी जो पेमेंट्स करते हैं वो भी बाद में करते हैं, यानी कि वो उधार पे खरीदते हैं। किसी बिजनेस में कुछ भी हम परचेज कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम ऑन अकाउंट कर रहे होते हैं, उधार की बेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मनी द बिजनेस हैज टू पे सप्लायर, वो पैसा जो कि हम बिजनेस पे करता है सप्लायर को बाद में। कुछ भी परचेज किया हमने, अब हमने उस टाइम पे पेमेंट नहीं करी बल्कि बाद में करेंगे हम, ठीक है, जब वो सेल हो जाएगा, वो प्रोडक्ट या वो गुड्स सेल हो जाएगी, जब हम करेंगे उसको सप्लायर को, तो ये पेमेंट क्या कहलाती है, अकाउंट पेबल। यानी कि ये हम किस अकाउंट पोस्ट करेंगे वो पेमेंट जो कि बाद में की जाएगी अकाउंट पेबल में। प्रोप्राइटर या मालिक, द ओनर ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस को जो भी पर्सन ऑन कर रहा होता है, ठीक है, जो भी उसका मालिक होता है उसे, वो क्या कहलाता है, बिजनेस ओनर या प्रोप्राइटर। अब बात करते हैं इक्विटी, हिस्सा या सरमायादारी। ओनर्स शेयर इन द बिजनेस, किसी भी ऑनर का बिजनेस में जितना भी शेयर होगा, ठीक है, जितना हिस्सा होगा उसका कैपिटल की सूरत में, वो क्या कहलाएगा हमारा, इक्विटी।
ठीक है, किसी भी ऑनर का जो शेयर है बिजनेस में इक्विटी में आता है। इसको एक मैं इक्वेशन से प्रूफ करती हूँ। कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, वो कैपिटल, ये वो सरमाया जो कि उसने कारोबार शुरू करते हुए इन्वेस्ट किया था किसी भी कारोबार में, उसके अंदर हम प्लस करते हैं प्रॉफिट। कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसका हर मंथली बेसिस पे या ईयरली बन रहा होता है, वो उस पर ऐड कर देंगे हम। और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ड्राइंग, यानी जितने भी उसने एक्सपेंस किए अपने जाती इस्तेमाल के लिए, वो लेस करने के बाद जो हिस्सा आता है, जो भी उसका प्रॉफिट बनता है, जो भी उसका शेयर बनता है, वो कहलाता है हमारा इक्विटी। नेक्स्ट टर्म है हमारी बैड डेट्स, खराब कर्जे या बुरे खाते। अब खराब कर्जे क्या होते हैं, मनी दैट कैन नॉट रिसीव रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, वो पैसा जो कि रिसीव नहीं होता कस्टमर से, या जिसे हम रिकवर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर हमारी जो डीलिंग्स हो रही होती हैं कारोबार में, वो कस्टमर को हम ऑन अकाउंट या उधार पे दे रहे होते हैं, जिसकी रिसीविंग हमें बाद में होती है। तो कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जिनको हम सामान तो सेल करते हैं, लेकिन वो हमें पेमेंट्स नहीं करते। क्यों नहीं करते, किसी भी रीजन से, तो बैंक डेट हो जाते हैं, ठीक है, या वो करप्ट कर रहे होते हैं हमारे साथ, या कुछ भी उनकी रीजन होती है, उस पर वो हमें पेमेंट नहीं करते। तो जब किसी भी रीजन से हमें पेमेंट नहीं होती और वो अमाउंट हमें रिकवर नहीं होता, तो उसे हम कहाँ पोस्ट करते हैं, बैड डेट्स में, बुरे खाते या खराब कर्जे, वो कर्जे या वो पेमेंट्स जो कि हमें रिसीव नहीं होती। ठीक है, अब बात करेंगे डेप्रिसिएशन, कमी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर टाइम। किसी भी एसेट की वैल्यू में या उसकी एफिशिएंसी में जो कमी आ रही होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक प्लांट लगाया था, अब वो 10 साल से मुसलसल यूज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो वैल्यू है, कुछ ना कुछ उसमें डिक्रीज हुई होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें कमी आई होगी उसकी वैल्यू में। अब वो मैंने प्लांट 50,000 का बाई चांस या बाय एग्जाम्पल दूंगी आपको, मैंने परचेज किया था, तो वो 50,000 का तो नहीं रहा होगा। 10 साल के बाद उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू लाजमी कम हुई होगी, ठीक है। तो वो जो डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू, वो क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन। उसे हम कहाँ पोस्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन की टर्म में, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर टू एनकरेज बल्क बाइंग, वो डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट की जो मीनिंग है, ट्रेड डिस्काउंट की मीनिंग है तिजारती रियायत। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वो डिस्काउंट होता है जो कि हमें कस्टमर को देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास ही आए और हमसे बल्क बाइंग करे, यानी कि बार बार खरीदारी करे, ठीक है, बार बार मोटिवेट हो वो, ठीक है। ये जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ये किसी भी कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो अगेन एंड अगेन हमारे पास परचेजिंग करने के लिए आए। तो जनाब ये वो टर्म्स थी जो कि बार बार यूज होंगी, ठीक है। इन टर्म्स की बेस पे आप दोबारा से इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अच्छा इस जो अकाउंटिंग टर्म्स को मैंने डिफाइन किया है, कोई भी क्यूरी हो आपकी, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज कमेंट से मुझसे लाजिम पूछें, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कुछ समझ आया हो इस टर्म्स में, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मेरा होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है, थ्योरेटिकल वर्क भी है और प्रैक्टिकल वर्क भी है। तो प्रैक्टिकल को हमें करने के लिए सबसे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बात करेंगे हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं उसको हम। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, business is treated as separate entity from its owner। किसी भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ओनर एक अलग शख्सियत है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है, ठीक है, वजूद है। किसी भी बिजनेस को अलग तस्वुर किया जाता है एक ओनर से। किस तरह से, एक ओनर है, अब वो एक ट्रिप कर रहा है, यानी कि अपने फैमिली ट्रिप पे जा रहा है आउटसाइड द कंट्री, तो ये एक्टिविटी कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है,
ये उसकी अपनी पर्सनल एक्टिविटी है, तो ये इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, तो बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की एक्टिविटीज ही रिकॉर्ड की जाती हैं। ऑनर की जो पर्सनल अफेयर्स हैं या पर्सनल जो एक्टिविटीज हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग records only those transactions which can be measured in money. According to this concept, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अकाउंटिंग से वही ट्रांजैक्शंस या डीलिंग्स रिकॉर्ड करता है जो सिर्फ और सिर्फ मनी में मेजर की जाती है, यानी कि उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ वर्थ लाजमी होनी चाहिए। अगर बाई चांस कोई भी प्राइस सर्विसेज हम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ये कोई गिफ्ट वगैरह बिजनेस किसी को कर रहा है तो वो सब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, फ्लाई काम, फ्लाई सर्विसेज बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की जाती क्योंकि उसकी कोई वर्थ नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। हम सिर्फ वो बिजनेस डीलिंग्स या वो बिजनेस एक्टिविटीज रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी में मेजर कर सकते हैं, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मनी की सूरत में, पैसे की शक्ल में। ठीक है, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट शट डाउन सून, बिकॉज ऑफ these assets are recorded at their purchase cost, not selling price. इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा, लॉन्ग टर्म ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, ये तस्वुर किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि जो हमारा बिजनेस है ये सिर्फ एक दो साल ही बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो जो भी हम चीजें परचेज कर रहे होते हैं बिजनेस के लिए, वो हम क्या करते हैं, उसको एसेट्स वगैरह, जिसको कोई मशीनरी परचेज करी है, कोई प्लांट परचेज किया है बिजनेस के लिए, इक्विपमेंट परचेज किया है, तो जो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं। ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस पे नहीं करते। सेलिंग प्राइस यानी कि जब भी हम कोई मशीन या कोई एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं तो हम उसी टाइम पे उसकी सेलिंग प्राइस एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसकी सैलवेज वैल्यू की शक्ल में। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम उसकी जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन करना होता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग या बिजनेस जो है एक पीरियड के अंडर चलता है। ठीक है, यानी कि एक बिजनेस का पर्टिकुलर पीरियड होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो जितना भी ऑपरेशंस है अपने बिजनेस के वो कर रहा होता है। फिर एट द एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करता है ताकि ये पता चल सके कि इस पूरे पीरियड में उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, अब वो पीरियड्स क्या होते हैं? अगर देखा जाए तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है एक पीरियड। एक पीरियड होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, और एक पीरियड ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये 3 पीरियड्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में फॉलो किए जा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। According to this concept, business life is divided into equal time period, usually 1 year, to measure profit or loss. इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो कि बिजनेस की लाइफ ये पीरियड होता है वो इक्वल टाइम में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 1 साल या 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जो पीरियड होता है, एक अरसा, जो अरसा होता है बिजनेस का वो 1 ईयर होता है। ठीक है, और उसी के अंदर वो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस मेजर कर लेते हैं, या प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बैलेंस शीट या स्टेटमेंट की, इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड मस्ट बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसके मुताबिक कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो रहे होते हैं जो कि उस पीरियड में से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, जैसे अब इंश्योरेंस करवाया है मैंने, या मैंने कुछ बिजनेस का कोई जो पोर्शन रेंट पे लिया हुआ है, अब मैं अगर उसकी एडवांस पेमेंट कर देती हूँ
इस ईयर में एडवांस पेमेंट का मतलब होता है पहले पेमेंट करना, प्रीपेड पेमेंट, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट जो मैंने कर दी है वो तो आने वाले साल की है, इस साल की तो नहीं है, ठीक है। तो इस एक्सपेंस वो इस ईयर का नहीं है बल्कि वो नेक्स्ट ईयर का है। तो इस ईयर में मैं रिकॉर्डिंग कर तो लूंगी, लेकिन वो इस ईयर की जो हमारी इनकम है या जो रेवेन्यू है उससे डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसे डिडक्ट कर लेंगे तो हमारी रेवेन्यू या इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है वो ज्यादा हो एक्सपेंस, बड़ा एक्सपेंस हो, तो हमारा जो रेवेन्यू है या हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। यानी कुछ चीजें, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमें एडवांस में पेमेंट करनी होती है, ठीक है, वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं होते, तो उसकी हम जो डिडक्शन करेंगे वो भी उसी ईयर में करेंगे, इस ईयर से, इस साल में, इस रेवेन्यू से, इस साल की इनकम से नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड्स, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। अच्छा, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग जो पार्ट 1 है हमारा, आईकॉम पार्ट 1, ये जो बेस करता है ये डबल एंट्री सिस्टम पे करता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम होता है हमारा किसी भी एंट्री या ट्रांजैक्शन को दो साइडेड रिकॉर्डेड करना, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, ठीक है। जब भी एसेट्स, ड्राइंग या फिर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? डेबिट साइड में। और जब भी लायबिलिटी, प्रोप्राइटर, ठीक है, या फिर कैपिटल इंक्रीज होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्रेडिट में। तो ये जो रिकॉर्डिंग होती है डेबिट और क्रेडिट की, ये क्या कहलाती है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। इसके मुताबिक डेबिट और क्रेडिट साइड, हर एंट्री के दो पहलू होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, दोनों बैलेंस होने चाहिए, सेम अमाउंट से इक्वल होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। Realization concept says that revenue should be recorded only when it is actually earned, not when cash is received. Realization concept ये बताता है, हमें ये रियलाइज करवाता है कि जब तक आप किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो भी मनी है, जो भी रेवेन्यू या इनकम रिसीव कर रहे हैं, जब तक आप उसे कमा नहीं लेते, अर्न नहीं कर लेते, ठीक है, उसको आप क्या इनकम में पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो अनअर्न में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। हमने इस साल में उसे रिसीव कर लिया, जैसे मिसाल दूंगी एग्जाम्पल के तौर पे कि अब मैं एडवोकेट हूं या कोई लॉयर है, उसने कुछ सर्विसेज दी है अपनी, ठीक है, कस्टमर को या क्लाइंट को, तो उसको बिफोर पेमेंट हो गई है, प्रीपेड पेमेंट हो गई है। अब वो पेमेंट अभी उसने अर्न तो नहीं करी, उसने कमाई तो नहीं है, ठीक है, उसको कैश रिसीव हो चुका है, लेकिन वो जब उसे अर्न करेगा जब वो उसकी सर्विसेज दे चुकेगा, ठीक है। तो ये जो कैश है हमारा, उस वक्त तक हम इनकम में पोस्ट नहीं करते जब तक हमें वो अर्न नहीं हो जाता, हम कमा नहीं लेते, ठीक है। कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमें पहले हो जाती हैं, जैसे अब मैंने फर्ज करें बिजनेस का कोई पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब उस बंदे ने जिसने हमसे रेंट पे लिया हुआ है उसने हमें पहले पेमेंट कर दिया, एडवांस में उसने हमें रेंट दे दिया। अब वो इस मंथ का तो नहीं है, वो तो हमें आने वाले मंथ का है ना, तो हम इस मंथ में क्या करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो एक्चुअल में हम उसे अर्न नहीं कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि ये जितनी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी हैं, ये जो आपके कॉन्सेप्ट और टर्म्स बताई हैं, ये आपके लिए अंडरस्टैंड कर ली होंगे आपने, आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी, कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा, ठीक है। प्लीज मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आने वाली क्लासेस में और अच्छा आपको रिस्पॉन्स दूं और अच्छा आपको गाइड करूं।